नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इसमें सबसे अहम हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, और उसमें भी सबसे अहम ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, दिल्ली से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां पंजाब पर बनाई गई कांग्रेस कमेटी के तीनों सदस्यों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की है। पंजाब पर बनी कांग्रेस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल शामिल हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से आज मुलाकात की है। सबसे खास बात यह कि पंजाब कांग्रेस में मचे अंतर्कलह को लेकर इसे सुलझाने के लिए 3 सदस्यों की यह कमेटी बनाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की। दिल्ली में इन्होंने पंजाब के तमाम नेताओं से, विधायकों से और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और यह रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात की है। दरअसल अभी भी इस गतिरोध को सुलझाने के लिए क्या फॉर्मूला बनाया जाए, इस पर चिंतन चल रहा है। कुछ लोगों की नाराजगी की भी खबरें आई थी और चुनाव करीब होने से पहले ही कांग्रेस इसे सुलझाने की कोशिश में जुटी है। पंकज कपाई हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमसे फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं और नीरज भी हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। पंकज, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पंजाब के तमाम नेताओं से मुलाकात कर चुकी थी ये कमेटी, अब किस तरह की उम्मीद की जा रही है इस कमेटी से? बता रहे हैं, उन्होंने इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की हैं, जिसमें ज्यादातर विधायक जो है वो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खफा हैं। विधायकों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं है और कमेटी जो है वो सिफारिश कर रही है कि इस बार बिना किसी चेहरे के मैदान में 2022 में मैदान में उतरा जाए और इसके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। नवजोत सिंह सिद्धू सिफारिश कमेटी ये भी कर रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पार्टी आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में वापस लाना चाहती थी। डिप्टी सीएम तक का ऑफर दिया गया था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संगठन में बदलाव होंगे, संगठन में बदलाव के संकेत आप देख रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में क्या हुआ इस बैठक में नीरज? प्रशांत, करीब घंटे भर की बैठक चली और इस बैठक में राहुल गांधी ने तमाम रिपोर्ट पे जिस तरह से रिपोर्ट बनाई गई और जो विधायकों ने अपनी राय दी है उस पर राहुल गांधी के जो सवाल थे वो सवाल की और जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने अपनी राय रखी कि कैसे विधायकों ने अपनी बात रखी है, क्योंकि रिपोर्ट तो सौंप दी गई थी, वो रिपोर्ट राहुल गांधी के पास भी है और कमेटी के सदस्यों के पास भी थी। ये देखिए, आज के 4-5 महीने पहले जब आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में ही नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई थी, तब अगर डिप्टी सीएम का पद दिया जाता तो बात बन सकती थी। अब डिप्टी सीएम के पद पे भी बात बनती नहीं दिख रही है। लेकिन क्या अमरिंदर सिंह के चेहरे पे कांग्रेस पार्टी जाएगी पंजाब विधानसभा चुनाव में, जो कि आज से 6 से 7 महीने बाद जिसकी घोषणा होनी है? तो आज की बैठक में ये हुआ प्रशांत की आज तीनों सदस्यों से राहुल गांधी ने जो सवाल थे वो पूछे। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें हैं वो रख दिए। ज़्यादातर विधायक जो हैं वो तो नाराज़ जरूर हैं, कार्यशैली से खफा है, मिलते नहीं हैं, या फिर जो बहुत सारे पद खाली है उन पदों को भरा नहीं गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि कोई गुट नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा ही ऐसे हैं जो कि अमरिंदर सिंह के खिलाफ हाल के वक्त में आवाज़ उठाते रहे। दूसरी अहम बात कि सिद्धू पॉपुलर हैं, इसमें ज़्यादातर नेताओं ने ये माना, जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं उनमें ज़्यादातर नेताओं ने ये माना कि सिद्धू पॉपुलर है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल यह है कि जो पार्टी के सांसद हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं अमरिंदर सिंह के साथ है, विधायक। और यही बड़ी वजह भी मानी जा रही है। पंकज कपाही हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। पंकज, अब पंजाब की ओर से जो सुझाव दिए गए थे कमेटी को, वो क्या पता चल पाए हैं आपको? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से नीरज बता रहे थे कि पंजाब में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन इसके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ज्यादा विधायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ
जिन विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत की है, जिन मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत की है, उन्होंने कोई दूसरा विकल्प जो है, दूसरा चेहरा कोई भी नहीं दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में 2022 के चुनाव ना लड़े जाएं, ये सिफारिश जरूर की गई, लेकिन दूसरा चेहरा कौन होगा ये तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हैं। इसके साथ साथ क्योंकि बीजेपी ने ये बात कही है कि दलित चेहरा जो है वो होना चाहिए, अकाली दल ने डिप्टी सीएम के तौर पर दलित चेहरा है, तो कांग्रेस में भी बगावत हो रही है कि पंजाब में कांग्रेस में दलित चेहरा सीएम क्यों नहीं बन सकता। ये बातें जरूर रखी गई हैं। और सुनील जाखड़ जो अध्यक्ष हैं, उनसे जो ज्यादातर लोग खफा नजर आए, तो क्या अध्यक्ष बदला जाएगा, कैबिनेट में रिशफल होगा, या फिर जो संगठन में अभी तक ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं, वो भी नियुक्तियां जो है वो की जा सकती है। और पिछले दिनों में ये भी देखा कि विक्रम सिंह मजीठिया के हल्के में जो लाली मजीठिया है, उनको चेयरमैन जो है वो 3 दिन पहले नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन अब आगे नीरज, सबसे खास बात यह है कि इन तीनों नेताओं की कमेटी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी कोई फॉर्मूला निकाल पाए? नहीं, आज की बैठक में ऐसा नहीं था कि चारों नेता, जब चारों नहीं पांचों नेता थे, देखिए केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद थे, तो पांचों नेता जब बैठे थे, यहाँ कोई फॉर्मूला फाइनलाइज हो गया है ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तमाम विकल्पों पे चर्चा जरूर हुई है जिसकी जानकारी अब तक नहीं है, और कई विकल्प है पार्टी आला कमान के पास। राहुल गांधी दरअसल समझना चाहते थे तीनों नेताओं से कि जब आपसी मुलाकात हुई थी तीनों नेताओं की, पंजाब कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, तो वो एक तो रिपोर्ट में जो बातें हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन वो नेता, उनका मूड कैसा था, उन नेताओं का मूड कैसा था, ये समझना चाहते थे। कुछ सवाल उनके ज़रूर रहे होंगे जिसकी जानकारी सदस्यों की तरफ से दी गई है, लेकिन तीसरी अहम बात है कि कोई फार्मूला आज फाइनलाइज हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए इंतज़ार करना होगा। उसके लिए खुद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी राहुल गांधी सोनिया गांधी से कंसल्ट करेंगे, और बाकी जो दूसरे नेता उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा। जो सचिव हैं पंजाब कांग्रेस के लिए एआईसीसी में, उनसे कंसल्ट किया जाएगा। तो तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद कोई भी फैसला पार्टी आला कमान लेगा। अमरिंदर सिंह से बिना बात किए कोई फैसला ले पार्टी आला कमान, इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है। रिपोर्ट को बनाने का आधार, रिपोर्ट को ज्यादातर विस्तार देने का आधार, अधिक लोगों से बातचीत करने का आधार यही था कि एक संदेश जाए पंजाब कांग्रेस में कि जो शिकायत सिद्धू की है, जो शिकायत प्रताप सिंह बाजवा की है, सबकी सुनी गई और शिकायतों की पूरी सुनवाई हुई उन 3 नेताओं की कमेटी में, और तीनों नेताओं ने आज राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। लेकिन इधर महाराष्ट्र से एक बेहद अहम खबर आ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आने वाले चुनाव पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि शिवसेना निकाय के चुनाव हो, जिला स्तर के चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, अपने दम पर लड़ सकती है और जीत सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो मानसिक तौर पर और बाकी तरीकों से भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से महाराष्ट्र में तैयार है। संजय राउत ने यह बयान कल यानी कि 12 जून को जलगांव में दिया है। निवडणूक महानगरपालिकेची असेल, जिल्हा परिषदेची असेल, विधानसभेची असेल, इतकंच काय लोकसभेची असली तरी आम्ही ती निवडणूक आमच्या बळावर लढू आणि जिंकू। आज शिवसैनिकांची एकच मागणी होती की जळगावनं विधानसभेला आमदार दिले आहेत, महापौर दिला शिवसेनेचा, आता आपण खासदार देऊया जळगाव जिल्ह्यात, अशी एक मागणी यावेळेला झाली। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी और नीरज कुमार दिल्ली में मौजूद हैं, अभिषेक मुंबई में। अभिषेक, जो सबसे खास बात यह है कि अब संजय राउत ये ऐलान कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लड़ने जा रहे हैं, कुछ साफ कर पाए? देखिए, अभी फिलहाल तो विधानसभा का चुनाव काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी 2 साल के आसपास का टर्म बीता है, तो 3 साल बाकी है। तो अब अभी से इस तरीके की बयानबाजी देना यानी एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक मेंटेन करना है। जिस तरीके से सरकार के भीतर कांग्रेस कहीं न कहीं दरकिनार हो रही है और कांग्रेस का लगातार दबाव सरकार की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह शिवसेना भी एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक कांग्रेस की तरफ मेंटेन कर रही है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हुई है, जब प्रधानमंत्री ने 40 मिनट के आसपास खुद उद्धव ठाकरे से अलग से मुलाकात की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ चली जाए और दूरियां कम हो जाए, इसलिए कांग्रेस इस तरीके की एक प्रेशर टैक्टिक मेंटेन कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें कांग्रेस ने सबसे पहले ऐलान किया कि बीएमसी महानगर पालिका चुनाव में 227 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी साफ कर दिया कि वो किसी के साथ अलायंस नहीं करने जा रही है। इस तरीके से
कहीं ना कहीं जो सरकार के भीतर जो मतभेद है वो अब कहीं ना कहीं बयानों के जरिए नजर और आने लगा। नेताओं के हालांकि बयान भी कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत के इस बयान के सामने आने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज्य में होने वाले अब आगे के तमाम निकाय चुनाव भी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। असं आहे, आमचं भाजप हा आमचा जन्मताच विरोधी पक्ष आहे. त्याच्यामुळे आज पवारसाहेब भाजप विरोधात मूड बांधत असतील तर चांगली गोष्ट आहे. आणि राहिलं महाराष्ट्रामधल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील किंवा विधानसभाच्या निवडणुका असतील, काँग्रेस स्वबळावर लढण्याचं आम्ही जाहीर केलेलं आहे. नीरज, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया कि वो अगले चुनाव अकेले लड़ेंगे। क्या हाईकमान के निर्देश ही इसे माने जाए और एक सामूहिक फैसला ये है? देखिए, गठजोड़ का फैसला है, चाहे विधानसभा की बात करें, स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें, या इन दोनों नेताओं को यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर तीनों पार्टियां साथ रहते हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी, तो क्या एक साथ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, ये तो स्पष्ट किया जाना चाहिए था। नाना पटोले की बात करें या संजय राउत की बात करें, देखिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग ये तो है कि तीनों पार्टियों के बीच में नहीं, शिवसेना और एनसीपी के बीच में, कि अगर तीनों सरकार ये चलती भी है तो लोकसभा का चुनाव जो है शिवसेना और एनसीपी साथ में लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी शायद उसमें ना हो। ये अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के साथ भले ना हो, इसलिए नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बयान देकर एक तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी दोनों पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि जिस तरह से सरकार में अलग थलग है कांग्रेस, थोड़ी से उनके मंत्री की उतनी नहीं सुनी जाती, और जो फैसले शिवसेना या एनसीपी की तरफ से लिए जाते हैं उसमें कांग्रेस की जितनी बात होनी चाहिए, जितनी एक सरकार में, वो नहीं रह पाती। कांग्रेस सबसे छोटा दल भी है तीनों पार्टियों में। तो ये सारे सवाल हैं, अभी बहुत दूर है, अभी इस तरह के बयान प्रेशर टैक्टिक्स के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार चलेगी, ये बार बार सवाल उठता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कई बार जितने करीब आते दिखते हैं, क्या वो आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पे भी सरकार बनाने के विकल्प पे विचार कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे सवाल हैं और इनको देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या कुछ बात बनती है दोनों पार्टियों के बीच की नहीं। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग मुलाकात की, प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे, लेकिन 10 मिनट की मुलाकात उनकी अलग हुई। और जब अशोक चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे जब मैंने पूछा कि क्या मुलाकात हुई थी, तो उनका कहना था कि ये तो आप मुख्यमंत्री से पूछे। तो जब सरकार के अंदर के मंत्रियों का मुख्यमंत्री के प्रति इस तरह से रवैया है तो आप समझ और सकते हैं नीरज, कि आपका सरकार ये कैसे चल रही एक है। जो अहम सवाल था न्यूज 18 की ओर से, ये भी इस कड़ी में एक बेहद अहम मोड़ पर देखा जा सकता है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने जो बयान दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी की ओर से इसी तरह का फैसला हुआ है, तो उनकी बात से सहमत नजर आए कांग्रेस के दूसरे नेता भी। पार्टी की साफ तौर पर भूमिका है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इसके पहले एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी, और हम लोगों का लक्ष्य है आने वाले दिनों में फिर से वो कांग्रेस की भूमिका फिर से बने महाराष्ट्र के अंदर, और एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बने, और उसका प्रयास पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और हम सबकी साफ भूमिका है कि आने वाले दिनों में चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो महाराष्ट्र में, या 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, सभी सीटों पर हम अपने बल पर, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कह दिया कि अपने दम पर आने वाले अगले चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, तो शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें ऑल द बेस्ट भी कह दिया है। नाना पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, महाविकास अघाड़ी के जो 3 पार्टीज़ हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उसने महाराष्ट्र का दिल जीता है, जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूंगी। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया अकेले चुनाव लड़ेंगे,
क्या ये संदेश महाराष्ट्र की जनता तक है कि दिल्ली से हाईकमान से भी उन्होंने यही आदेश लिया है और उसके बाद इसका ऐलान किया? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज है कि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर में ये फैसला हुआ है कि कहीं न कहीं दबाव बनाना जरूरी है। हाल के समय में कांग्रेस के मंत्रियों ने जिस तरीके से मुद्दे सरकार के सामने, सीएम के सामने रखे, लेकिन उस मुद्दे पर कहीं न कहीं इस सरकार में नहीं सुनी गई। तो ऐसे में संगठन के तौर पर अगर दबाव बनाया जाता है तो आने वाले समय में सरकार के भीतर सरकार गिरने का खतरा होगा। अगर कांग्रेस बाहर निकलती है तो सरकार को खतरा होगा। ये दबाव बनाना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अभी चूंकि मामला काफी लंबा है, इसलिए आला कमान तक ये सारी चीजें हुई हैं या नहीं हुई है, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसको लेकर के नाना पटोले हो, अशोक चौहान हो, बाला साहब थोराट हो, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं अब जाएंगे और आने वाले समय में इस सारी चीजों को अवगत कराएंगे। लेकिन पार्टी ने एक लाइन तो क्लियर रख ली है कि आने वाले महानगर पालिका बीएमसी, जो कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, वहां पर बीएमसी के लिए चुनाव अकेले लड़ने जा रही है सभी 227 सीटों पर। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक तौर पर नीचे काम करने के लिए निर्देश दिया है ताकि वो अकेले चुनाव लड़े। हो सकता है आने वाले समय में पोस्टपोल अलायंस को लेकर के भी बात बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी फिलहाल इसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अभी ऐलान महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से किया गया कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं आने वाले जितने भी चुनाव हैं, और ऐसी राय रखी कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने। उन्होंने कह दिया कि अपना फैसला करने का हक कांग्रेस तो अपने पास रखती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडीज के इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल को अपने फैसले करने का हक है। वो अलायंस के साथ भी लड़ सकता है और अकेले भी लड़ सकता है। कांग्रेस को भी यह हक हासिल है कि वो अपने फैसले अपने आप करे। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो शिवसेना और एनसीपी के साथ वो सत्ता चला रही है महाराष्ट्र में। ऐसे में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बेहद नपातुला संतुलित बयान दिया। महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने अमरावती में बोला कि आने वाले समय में वो लोकल बॉडी इलेक्शंस अकेले लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी। एनसीपी कैसे देखती है इसको? नहीं, मुझे लगता है कि उनका बोलने का, पार्टी जोड़ने का सभी अधिकार है। जो निर्णय लेना है उनको लेने का अधिकार है। किसी पार्टी को किस तरह से चलाया जाए, क्या बोला जाए, नहीं बोला जाए, हमें लगता है उससे हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। अब उनकी पार्टी का ये कोई ऑफिशियल निर्णय है, ये पार्टी जाहिर कर दे। लेकिन हमें लगता है कि नाना जी घूम रहे हैं, कांग्रेस में लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि इस तरीके के बयान से बीजेपी लगातार कह रही है कि सरकार में ठीक ठाक नहीं है, इसलिए तीन पार्टियां तीन अलग अलग मुद्दे पर चल रही हैं। उन्हें सपना देखने दीजिए, तारीख पे तारीख सपना देखना उनका अधिकार है, देखने दीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार जो भी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, सरकार चलेगी। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर पंजाब का मसला हो तो आलाकमान के पास आना पड़ता है सुलझाने के लिए। महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया गया, क्या केंद्रीय नेतृत्व की सहमति इस पर है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का बयान है और एक पार्टी आलाकमान की सहमति है कि नहीं, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष ने अगर ये बयान दिया है तो अपने आप में खास है। उन्होंने ज़रूर इस बारे में बात की होगी। लेकिन एक और मसला है प्रशांत, कहते हैं कि आपको याद होगा कि जब अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा जा रहा था तो जब हमारी बातचीत कांग्रेस के नेताओं से होती थी और अनिल देशमुख एनसीपी के नेता हैं और गृह मंत्री थे, तब कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि ये तो शिवसेना और एनसीपी के बीच की बात है। महाराष्ट्र में जो स्वाभाविक सहयोगी हैं दो पार्टियां, वो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी है और इसमें शिवसेना और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है। हालांकि जब सरकार का गठन हुआ था महाराष्ट्र में तब उद्धव ठाकरे की सोनिया गांधी से भी बातचीत हुई थी, लेकिन जो अलायंस को रूप देने का काम किया था वो शरद पवार ने। और तीनों पार्टियों में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि एनसीपी का गठबंधन शिवसेना से हुआ है और
कांग्रेस एनसीपी से बात करती, यानी तीनों पार्टियों ने एक जगह बैठ के मंत्री पद के लिए तो बैठकें की थी, लेकिन बाकी जो गठजोड़ की बात है या आने वाले दिनों में सीटों के तालमेल की बात है, ये सब फैसले कांग्रेस और एनसीपी के बीच में स्वाभाविक तौर पे शिवसेना और कांग्रेस सीधे बात करेगी, इस बारे में गुंजाइश कम है। लेकिन एनसीपी नेता ने कहा है कि आने वाले वक्त में ही इस पर देखा जाएगा। माजिद मेनन का यह बयान भी सुनिए। कांग्रेस को शायद ऐसा लगता है कि लोकल चुनाव में उन्हें शिवसेना के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहिए अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो उनका अपना मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई निर्णय स्पष्ट तौर पर नहीं लिया गया है और ये मामला अभी विचाराधीन है और सभी तीनों पार्टियां अपने अपनी रणनीति बनाएगी और चुनाव में तीनों का मकसद यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाए। अभिषेक, एनसीपी नेता कह रहे हैं कि ये भी सामूहिक फैसला नहीं है, अपनी अपनी पार्टी की अलग अलग राय है, बैठकर इस पर बातचीत होगी। क्या पुनर्विचार की गुंजाइश इसमें अभी भी भविष्य में बनी हुई है? बिल्कुल, राजनीति में कोई ऐसी बात नहीं है प्रशांत की पुनर्विचार नहीं हो। पुनर्विचार तो शिवसेना और बीजेपी के साथ लड़ने के बाद भी शिवसेना ने किया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ चली गई। तो राजनीति में कोई चीज तटस्थ होगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस समय की जो कंडीशन है, कांग्रेस को लगता है कि सरकार में उसकी नहीं सुनी जा रही है, कहीं ना कहीं उसके मंत्रियों के जो जवाबदारी है उसको भी वो सही से। बीच में आपको दो महत्वपूर्ण किस्से अगर संक्षेप में बताऊं कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर नितिन राउत का विरोध है, बावजूद इसके 7 जून को एक जुआर निकाला गया और उसके बाद उस जीआर को कंटिन्यू रखा गया। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस को दरकिनार करके 7 मई का जो जीआर था, प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया गया SC/ST को। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, बावजूद इसके नहीं सुनी जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अनलॉक करने को लेकर के विजय वडेट्टीवार ने एक निर्णय लिया और विजय वडेट्टीवार ने मीडिया के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर ये टकराव भी है, लेकिन फैसले अब जग जाहिर हो चुके हैं। वहीं एक बेहद और अहम खबर, मुंबई के कुर्ला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को बीच सड़क पर बिठाकर उस पर कचरा डाला गया। ये वीडियो कल का है, जहां सड़क पर कचरे और पानी के जमा हो जाने के बाद इस तरह की स्थिति दिखाई दी। जब ठेकेदार पर कचरा डाला जा रहा था तो उस वक्त वहां शिवसेना विधायक दिलीप लांडे खुद मौजूद थे। अभिषेक, आखिर ये स्थिति क्यों आई? क्या बीएमसी की ओर से बताया गया? देखिए, ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि उस जगह पर काफी पानी जमा था। मैं कुर्ला इलाके में ही हूं, तस्वीरें अगर मैं कैमरामैन को चाहूं, हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन कुर्ला को लो लाइंग इलाका के तौर पर देखा जाता है, यानी निचला इलाका जहां पर पानी सबसे पहले भरता है। चाहे हिंद माता की बात हो, साइंस सर्कल की बात हो, कुर्ला की बात हो, तो इस लो लाइंग इलाके में पानी तेजी के साथ भरता है और सड़क पर आ जाता है। ऐसे में लोकल लोगों ने ये लगातार वहां के स्थानीय विधायक से, कॉरपोरेटर से डिमांड करी कि पानी भरा हुआ है, कचरा साफ नहीं है, पानी नहीं जा रहा है, वो आखिर जाएं तो जाएं कैसे, जाएं रहें तो रहें कैसे। इस बात को लेकर के गुस्साए नेताजी पहुंच गए सीधा उस स्थान पर जहां पे कचरा जमा था। वहां पर उसी समय कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए और कॉन्ट्रैक्टर आने के बाद खुद विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि इन्हें पानी में उसी कचरे वाली जगह पर बिठाएं और उसके ऊपर कचरा डालें। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा था उसको लेकर के ये पूरा एक इस तरीके का एक्ट हुआ है। हालांकि उन्होंने कानून हाथ में लिया है और इस मामले में यही बात अभिषेक जब न्यूज 18 ने भी की शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने, तो दिलीप लांडे का क्या जवाब है ये भी सुनिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे। सर, पूरा मामला क्या था जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इस तरह से कचरा डलवाया गया? क्या उसने नाला सफाई नहीं की थी? 15 दिन हो गए उनको फोन करके बता रहा हूँ कि ये नाला आने जाने के लिए तकलीफ होने वाली है। वो नाला अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, अच्छी तरह से साफ करवा के लिए, लेकिन तो भी वहाँ पे ठेकेदार ने सुना नहीं। 5 दिन से पूरे रास्ते से पानी, गंदा पानी जा रहा है। वो जाने के बाद भी 5 दिन में वो लोगों ने कुछ देखा नहीं। उसके बाद कल जब महिलाओं का मोर्चा आया, उसने कहा कि भाई हम लोग जाएंगे कैसे,
तो हम और हमारे पार्टी के शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक हम खुद वहाँ पे वो गटर साफ करने के लिए, वो नाला साफ करने के लिए गए। हम लोग उससे पहले, जाने से पहले 2 घंटा उनको ठेकेदार को फ़ोन किया, ठेकेदार कोई आया नहीं है। बीएमसी के अधिकारी को बताया कि वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे भी कोई देखा नहीं गया। फिर हमारी जिम्मेदारी, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, हमारे सर पे आशीर्वाद रखा है, इसलिए लोगों की सेवा करना, लोगों को जो तकलीफ हो रहा है वो दूर करना हमारी जिम्मेदारी। वो हम हमारी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए सभी शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक को लेके हम लोग रास्ते पे पहुंचे। जब नाला साफ सफाई शुरू किया, बहुत सा कचरा निकालने के बाद जो चौकअप हो गया था वो सीधा कर दिया, पानी गटर में से जाना चालू हो गया। उतने में ठेकेदार को मालूम हो गया और ठेकेदार वहां पहुंच गया। अभिषेक, ये सफाई तो विधायक ने दे दी कि आखिर क्यों ये घटना हुई है, लेकिन बीएमसी की ओर से कोई सफाई सामने आई है? बीएमसी की तरफ से आधिकारिक सफाई नहीं आई, लेकिन खबर यह है प्रशांत कि कुछ देर में कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है कि कुर्ला साकीनाका पुलिस स्टेशन जो उसका नियरेस्ट वहां पर स्थानीय विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंच सकता है, क्योंकि ये मामला अब वायरल होने के बाद काफ़ी सीरियस हो गया और इस मुद्दे पर कहीं न कहीं राजनीति छिड़ गई है। और ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके साथ ये पूरा वाकया हुआ है, हो सकता है कि 1-2 घंटे में वो साकीनाका पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराए कि किस तरीके से पब्लिकली उनको मेंटल हरासमेंट किया गया और जो भी चीज़ें सामने थी वो सारी चीज़ों का को लेकर कहेगा। इसमें अभी इम्पॉर्टेंट यह है कि लोगों को वहाँ जाने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन जिस विधायक ने ये कहा, इसके पहले वो वहाँ के कॉरपोरेटर रहे हैं। कई सालों तक शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में और वहां के विधायक भी शिवसेना के, यानी अब ये शिवसेना के विधायक हो गए हैं दिलीप लांडे। और अब ऐसी कंडीशन में जब सारी चीजें आपके पास हैं, उसके बाद भी अगर आप सवाल उठाते हैं सिस्टम पर, बीएमसी पर, तो सवाल शिवसेना के ऊपर भी उठते हैं कि आखिर पूरे प्रदेश भर में बात हो तो वहां पर शिवसेना अलग भूमिका रखती है। तो मुंबई की बात करें, मुंबई में आखिर किस तरीके की भूमिका शिवसेना रखती है कि उसके विधायक को आकर सड़क पर कॉन्ट्रैक्टर के साथ मारपीट या हाथापाई या उसको। और अभिषेक, ऐसे में ये तब बेहद अहम है जब ये बताया गया कि मेयर ने कहा है 104% सफाई हो चुकी है। इसी परसेंटेज को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना को निशाने पर लिया। वास्तव में गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ किरीट सोमैया ने नहीं बल्कि राम कदम ने भी शिवसेना को घेरा है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। इसका पूरी तरह से दायित्व शिवसेना का है। पर इनकी नौटंकी देखें, इनके नेता कॉन्ट्रैक्टर को सड़क पर पीट रहे हैं। अभिषेक, बीजेपी हमलावर है शिवसेना पर, लेकिन आगे क्या होने के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आगे इस पूरे मामले में एफआईआर होनी निश्चित है, चाहे बीएमसी की तरफ से हो या उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, क्योंकि भले ही मामला में बीएमसी या कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो, लेकिन इस गलती को आधिकारिक तौर पर शिकायत करने की जरूरत थी और बीएमसी की तरफ से एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन कानून व्यवस्था कहीं न कहीं अपने हाथ में लिए विधायक जी ने, और विधायक जी के इस मुद्दे को लेकर के अब खबर है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो साकीनाका पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफआईआर कराने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब मामला सियासी पकड़ चुका है और शिवसेना के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है कि अगर सत्ता आपकी है, उसके बावजूद भी अगर आपके विधायक को जाकर के यहाँ पर हंगामा करना पड़ रहा है, तो बीएमसी के 104% सफाई के दावों का क्या हुआ,
जिसको लेकर के 2 दिन में मुंबई 2 दिन के भीतर मुंबई का क्या हाल था ये पूरे देश ने देखा। अमूमन यही हाल मुंबई के हर बारिश में होता है और दावे 100% से ज्यादा होते हैं। तो 100% से ज्यादा सफाई होने के बाद आखिर कचरे कहां से आते हैं? क्या कचरा का ये पूरा घोटाला चल रहा है? इस पूरे मुद्दे तमाम को लेकर राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच किस तरह की कार्रवाई आगे होगी, अपडेट्स आपसे लेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से आर्टिकल 370 पर पार्टी का रुख साफ करने के लिए कहा है। एक दिन पहले ही वायरल हुई क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया है और लिखा, अब एक दिन से ज्यादा हो गया है जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आर्टिकल 370 के बारे में अपने रुख पर चुप्पी साधे हुए है। क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 की बहाली चाहती है? जैसा कि दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए हैं, मौन का समय खत्म हो चुका है, कृपया अपना रुख स्पष्ट करें। एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस वक्त बवाल हो गया जब चुनावी रंजिश की वजह से कुछ लोगों ने वहां के एक पत्रकार के घर पर धावा बोल दिया। मारपीट की वजह से 5 लोग यहां घायल भी हुए हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ लोग लाठी लेकर दूसरे पक्ष के लोगों को साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। मेरे गांव के ही पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान जो मीनू सारस्वत हैं, उनके पति जो पूर्व प्रधान के छोटे भाई हैं, उनके बेटे द्वारा गाली गलौज और हमसे मारपीट करने की कोशिश की गई। तो इस पर हमने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत करा दिया था। शाम को जब मेरी चाची अपने घर पर आ रही थी तो इन लोगों ने अपने घर के सामने 7-8 लोगों ने मेरी चाची जी को पकड़ लिया और छेड़छाड़ की मेरी चाची जी से और मारपीट की